हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, झारखंडी जोहार सभी को। झारखंडी जोहार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो किस लेवल की चल रही है। बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो किस तरीके से पढ़ाई चल रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास को हम लोग शुरू किए थे कल, और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़े संस्थानों के द्वारा एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चाहे हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, चाहे हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड पेपर की, तो दोनों का एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस क्लास से। और अगर आपने अभी तक झारखंड का कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि झारखंड के एग्जामों में किस तरीके के आपको झारखंड जीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रोजाना रात को 8 बजे ये क्लास होगी। जब तक जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं होता है तब तक ये क्लास रोजाना रात को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले अपने कॉपी में 1 से लेकर 25 तक कुछ इस प्रकार से आप लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सभी लोग सबसे पहले कॉपी में 1 से लेकर 25 तक कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। और जब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे तो उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में से क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो आपको वहां पे सही का निशान लगाना है, और अगर आपने गलत आंसर कमेंट किया तो आपको वहां पे गलत का निशान जो है वो लगाना है। ठीक है, जब हम लोग इस क्लास में 25 क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, 25 क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, तो फिर आपको बताना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताया और आपका स्कोर जो है वो ओवरऑल क्या रहा 25 में से। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आप झारखंड के एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। ठीक है, तो सभी लोग 1 से लेकर 25 तक सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन जो है वो कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें झारखंड के न्यूएस्ट डिवीजन की, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पलामू डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन और कोल्हान डिवीजन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर जो है वो इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसके सही आंसर को हम लोग देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका कोल्हान डिवीजन यानी कोल्हान प्रमंडल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप में से जितने भी लोग ऑप्शन डी कमेंट किए थे वो लोग क्या करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन के एक नंबर के आगे इस तरीके से राइट का निशान लगाएंगे, जिससे आपको पहला पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग कोल्हान डिवीजन की बात करें, कोल्हान डिवीजन झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में 4 डिवीजन आपको दिए हुए हैं, 4 प्रमंडल दिए हुए हैं, लेकिन झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। हमारे झारखंड को टोटल जो है वो 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है, और ये आप झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पलामू डिवीजन की, तो पलामू डिवीजन का फॉर्मेशन 1992 में किया गया था। नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, जिसे आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, वो है 1976 में उसका फॉर्मेशन किया गया था। साउथ छोटानागपुर डिवीजन का भी 1976 में। तो जब भी छोटानागपुर सुने आपको 1976 याद रखना है। अगर संथाल परगना की बात करें 1983 और कोल्हान डिवीजन की बात करेंगे 2003। तो इन पांचों डिवीजन में से, पांचों प्रमंडल में से आप देख पा रहे हैं कि कोल्हान प्रमंडल जो है वो झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है। ठीक है, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा। आई होप सो पहले क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होगा और सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट करके बताया होगा। चलिए अब देखते हैं गिरिडीह जिले की स्थापना किस वर्ष किया गया है, ये आपसे पूछा गया है गिरिडीह जिले के बारे में। ऑप्शन में दिया हुआ है 1972, 1991, 1834 और 2001। बताएंगे। ऑप्शन ए
बी, सी या डी? क्या होगा इसका सही आंसर? गिरिडीह जिले की स्थापना किस वर्ष किया गया है? ठीक है, सभी लोग कमेंट करें। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1972 यानी 1972, ऑप्शन ए। अब जितने भी लोग ऑप्शन ए कमेंट किए थे वो लोग दो नंबरिंग जहां पे किया हुआ है उसको राइट टिक कर लेंगे कि हाँ हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी सही हो गया। इससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है, गिरिडीह जिले की बात करें तो ये आप गिरिडीह जिला देख रहे हैं और 1972 यानी 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना जो है वो किया गया है। अब अगर बात करें गिरिडीह जिले की स्थापना की, तो आप गिरिडीह जिले की स्थापना या फिर किसी भी जिले की स्थापना कब बता पाएंगे? जब आप उस जिले के बारे में जानते होंगे। तो अगर आपको जिलों के स्थापना पता होंगे तभी आप सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की जाती है? यह पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है। बताएंगे आर्टिकल 154, 155, 156 और 157। अब इसका आंसर आप लोग कब दे पाएंगे? जब आपको इन चारों आर्टिकल के बारे में पता होगा। अगर आप इन चारों आर्टिकल के बारे में जानते हैं तो फिर आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में कुछ ये क्वेश्चन ना पूछकर आप लोगों से पूछ ले कि झारखंड के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो अगर सही आंसर की बात करें आर्टिकल 155, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 155। ठीक है, आइए गवर्नर के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 153 में कहा गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल 154 में कहा गया है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब है कार्यकारी प्रधान। कौन होगा? राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। आर्टिकल 153 में कहा गया है 155 में कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में ही पूछा गया था। आर्टिकल 155 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 156 टेन्योर, आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 158 कंडीशन, आर्टिकल 159 ओथ। ठीक है, आर्टिकल 160 सेपरेशन, आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर। अच्छा, आपको ओथ याद रखना है। आर्टिकल 159 अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं तो क्या होगा सही आंसर? किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें कौन शपथ दिलाते हैं? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। झारखंड के राज्यपाल की अगर बात करें तो झारखंड के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएंगे? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस झारखंड के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये भी बता दें कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। देखते हैं कितने लोगों को पता है झारखंड के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, कमेंट करें जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शिबू सोरेन झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, शिबू सोरेन के बारे में कहा जा रहा है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे शिबू सोरेन को दिसोम गुरु कहा जाता है। दिसोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को, और शिबू सोरेन को गुरुजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुजी। ठीक है, तो शिबू सोरेन पहली बार झारखंड में मुख्यमंत्री कब बने थे? क्या होगा सही आंसर? 2000, 2001, 2003 या फिर 2005? क्या होगा सही आंसर? चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो अगर हम लोग शिबू सोरेन की बात करें, शिबू सोरेन जो है वो 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2005। अगर आप बात करें शिबू सोरेन की तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन। 2 मार्च 2005 में शिबू सोरेन पहली बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिबू सोरेन किस वर्ष झारखंड में मुख्यमंत्री बने पहली बार?
2005 में, ठीक है। दूसरी बार कब बने? 2008 में, ठीक है। और तीसरी बार कब बने? 2009 में, ठीक है। 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं शिबू सोरेन, 2005, 2008 और 2009, ठीक है। पहली बार 2005 में, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री जो है वो नहीं बनाता है, यानी बाउंड्री जो है वो नहीं शेयर करता है, ठीक है। किस जिले के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जिला? अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो आप सभी को पता होगा कहीं ना कहीं झारखंड में 24 जिले हैं, और झारखंड के उन 24 जिलों में से झारखंड के ऐसे 22 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो बनाता है। झारखंड के 5 जो है वो पड़ोसी राज्य हैं, ये भी आपको पता होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। और इन 5 राज्य के साथ झारखंड के 22 जिले बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। लेकिन झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री जो है वो नहीं बनाता है। अब ये 2 जिले कौन कौन है? लोहरदग्गा और खूंटी। कौन कौन? लोहरदग्गा और खूंटी। तो ऑप्शन में खूंटी है क्या? ऑप्शन में खूंटी नहीं है। तो ऑप्शन में लोहरदग्गा है क्या? हाँ जी, ऑप्शन में लोहरदग्गा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोहरदग्गा। क्या होगा? ऑप्शन डी, लोहरदग्गा, ठीक है। आइए बात करते हैं। आप जब देखेंगे ये झारखंड का मैप तो आप देखेंगे लोहरदग्गा जो है यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है झारखंड के ही जिलों के साथ, और यहाँ पे खूंटी जो है बाउंड्री बना रहा है झारखंड के जिलों के साथ। तो झारखंड में ऐसे 2 जिले हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री को ना बनाकर झारखंड के अन्य जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, और झारखंड के 22 जिले दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है या फिर बाउंड्री को बनाता है, ठीक है। तो लोहरदग्गा था ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगर ऑप्शन में खूंटी रहता तो खूंटी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब बताएंगे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे। सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रघुवर दास को, रघुवर दास 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, और झारखंड के ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में अब तक जो भी मुख्यमंत्री बने हैं सभी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, चाहे हम लोग बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, सभी लोग जो है वो झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन रघुवर दास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और अभी वर्तमान में ओडिशा के ये राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, झारखंड के किस जिले में रामरेखा धाम स्थित है? रामरेखा धाम क्या है? एक मंदिर है। जिस तरीके से बाबा धाम एक मंदिर है, ठीक है, बासुकीनाथ धाम एक मंदिर है, उस तरीके से रामरेखा धाम भी एक मंदिर है। अगर हम लोग बाबा धाम की बात करें तो भगवान शिव का ये मंदिर है, ठीक है। और बासुकीनाथ धाम की बात करें तो ये भी भगवान शिव का मंदिर है। और सावन का महीना चल रहा है तो सभी लोग हर हर महादेव एक बार कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ एक बार हर हर महादेव कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कमेंट में हर हर महादेव आना चाहिए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं रामरेखा धाम की। रामरेखा धाम जो है राम जी के मंदिर हैं, और ये है कहां पे? सिमडेगा जिला में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिमडेगा। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे, तो वनवास जाने के क्रम में वो लोग रामरेखा धाम में रुके थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम वनवास जाने के दौरान यहाँ पे विश्राम किए थे, यहाँ पे रुके थे। तो रामरेखा धाम की अगर बात करें, ये आप रामरेखा धाम देख सकते हैं। कहां पे है ये? तो ये झारखंड के सिमडेगा जिले में है, ठीक है। कहां पे है? सिमडेगा जिले में है। ये है झारखंड का सिमडेगा जिला। चलिए आगे बात करें, ठीक है। आप लोग अपना जा रहे हैं ना, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसको आप लोग टिक करते हुए जा रहे हैं ना, ठीक है। लास्ट में बताना है
चलिए, सौरैया पहाड़िया जनजाति के लोग बेरू गोसाई की पूजा करते हैं। तो किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में बेरू गोसाई को वो लोग मानते हैं और किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में बेरू गोसाई की वो लोग पूजा करते हैं, बताएंगे। सौराय पहाड़िया जनजाति के लोग बेरू गोसाई की पूजा करते हैं, तो किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में उन्हें माना जाता है, किन्हें, बेरू गोसाई को, बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। वो लोग बेरू गोसाई को सूर्य के समान मानते हैं, या फिर हम लोग कह रहे हैं कि सूर्य ही मानते हैं। ठीक है, बेरू गोसाई को सूर्य माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सूर्य को बेरू गोसाई मानते हैं कौन? सौरय पहाड़िया जनजाति के लोग। चलिए, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से रेशम और लाख के उत्पादन करने पर एक विशेष कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था, बताएंगे। जो ब्रिटिश काल था, यानी अंग्रेजों का जब शासन झारखंड में हुआ करता था, उस समय जो भी झारखंड के लोग जो है रेशम और लाख का उत्पादन करते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो उस टैक्स को क्या कहते थे, बताएंगे। अच्छा, अगर बात करें अंग्रेजों की, अंग्रेजों का आगमन झारखंड में कब होता है? 1767 में, यानी 1767 में। 1767 में अंग्रेज जो है झारखंड में एंटर होना शुरू करते हैं। अंग्रेजों का झारखंड में आगमन होता है और झारखंड में अंग्रेज प्रवेश करते हैं। इसके पहले झारखंड में अंग्रेजों का कोई भी प्रवेश नहीं होता है। ठीक है, झारखंड में जब हम लोग अंग्रेज प्रवेश करते हैं तो वो सिंहभूम वाले साइड से होकर ही प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों का आगमन होता है और पश्चिम बंगाल से होते हुए, सिंहभूम से होते हुए ये लोग झारखंड में एंटर होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दाल कट्टी। क्या कहते हैं? दाल कट्टी। जो रेशम और लाख के उत्पादन करने पर जो टैक्स अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था, उसे कहते हैं दाल कट्टी। क्या कहते हैं? दाल कट्टी। तो आप देखेंगे यहां पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख के उत्पादन करने पर एक कर लिया जाता था और उस कर को, उस टैक्स को दाल कट्टी कहते थे। क्या कहते थे? दाल कट्टी। याद रहेगा सभी लोगों को? ठीक है, चलिए, ये भी याद रखें। देखिए और क्या दिया हुआ है, तसर पालन को प्रत्येक 100 कोकून के लिए 8 आना यानी 50 पैसे की रॉयल्टी या फिर 50 पैसे का टैक्स जो वो लिया जाता था। 100 कोकून के लिए 8 आना यानी 50 पैसे की रॉयल्टी ली जाती थी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा त्योहार जो है वो फूलों का त्योहार माना जाता है? झारखंड का कौन सा फेस्टिवल जो है वो फूलों का त्योहार माना जाता है? कर्मा, सरहुल, हेरो, जोमनमा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताएंगे। फूलों का त्योहार बहुत इजी है, बहुत इजी है। झारखंड में बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये त्योहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पूरे झारखंड में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पे आदिवासी की बहुलता पाई जाती है, उस क्षेत्र में इस त्योहार का धूमधाम कुछ अलग ही देखा जा सकता है। ठीक है, क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरहुल। क्या होगा? सरहुल। ऑप्शन बी, सरहुल का त्योहार। ठीक है, तो सरहुल के त्योहार को फूलों का त्योहार कहते हैं और बड़े ही धूमधाम से सरहुल का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां स्थित है? बताएंगे। नाम तो है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, लेकिन है ये झारखंड में। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये झारखंड में है तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड क्यों है इसका नाम? इसका नाम तो सर झारखंड स्पंज आयरन लिमिटेड होना चाहिए। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए कहां पे है इसके बारे में बात करेंगे।
जब बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड का अस्तित्व नहीं था, झारखंड को बिहार के नाम से ही जाना जाता था। चूंकि हमारा झारखंड भी पहले बिहार था, इसीलिए बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड इसका नाम रखा गया। बाद में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया और जिस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड है वो झारखंड का एरिया हो गया, तो इसीलिए नाम वही रखा गया, लेकिन है ये झारखंड में। और ये कहां पे है? झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में है। तो सरायकेला खरसावां ऑप्शन में है क्या? नहीं है। ठीक है, चलिए अब सरायकेला खरसावां ऑप्शन में है ही नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चांदिल। चांदिल कैसे सही आंसर होगा? चांदिल जो है वो सरायकेला खरसावां जिले में है। अगर चांदिल की बात करें, चांदिल एक शहर है, एक स्थान है, और ये जो शहर है या फिर ये जो स्थान है वो सरायकेला खरसावां जिले में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चांदिल। अगर घाटशिला की बात करें, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में। अगर सिंदरी की बात करें तो सिंदरी जो है वो धनबाद में है। मूरी की बात करें ये रांची में है। ठीक है, तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड है सरायकेला खरसावां में, जो कि है चांदिल में। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। आप ये देख रहे हैं बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, और ये जो है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है वो कहां पे है? ये है उमेश नगर चांदिल में। डिस्ट्रिक्ट जो है वो सरायकेला खरसावां, 30 किलोमीटर की दूरी पर है जमशेदपुर से। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जिले में कौन से जिले में है? सरायकेला खरसावां चांदिल में है। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। क्या? कि सर ये कहां पे है ये पता चल गया, किस जिले में है ये पता चल गया। सर बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना अगर पता चल जाती 1986 में, जून 1986 में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन बना है, या फिर तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को पता है, ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड जो है वो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और पूरे भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से झारखंड में 70% तसर रेशम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा झारखंड जो है वो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, जेरेडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बताएंगे? जेरेडा, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, एग्जाम में जेरेडा का पूर्ण रूप पूछा जाता है कि जेरेडा का पूर्ण रूप क्या है। अभी तो हम लोग स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। जेरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जेरेडा का फुल फॉर्म है। और जेरेडा की स्थापना की बात करेंगे तो 2001 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेरेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या फिर अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर रांची में है। स्थापना जो है वो 2001 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में ज्यादातर वर्षा है वो किस मानसून से होती है? झारखंड में जो ज्यादातर वर्षा है, जो अधिकतर वर्षा है वो किस मानसून से होती है? क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून? क्या होगा? देखिए झारखंड में जो भी आपको वर्षा देखने को मिलेगी वो आपको या तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से देखने को मिलेगा, या तो आपको कौन सा बताएंगे? दक्षिण पूर्वी मानसून से देखने को मिलेगा। लेकिन झारखंड में ज्यादातर जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में जो भी वर्षा होती है उसका 90% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी का मतलब है ये आप देख रहे हैं पश्चिम यानी वेस्ट, ये आप देख रहे हैं साउथ यानी दक्षिण। तो यहां से कहीं मानसून जो है वो क्रिएट होता है और झारखंड में वर्षा होती है। आप देखेंगे झारखंड में ये वर्षा हो रही है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से
दिखाई दे। तो आप देखेंगे यहां से एंटर कर रहा है और झारखंड में वर्षा हो रही है। तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, देख पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं, जूम हो सकता है तो चलिए जूम हो जाएगा। आप देखेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा अच्छे से। आप देखेंगे यहाँ 15 जून जहां लिखा हुआ है, येलो कलर जो दिया हुआ है, वहां से देखेंगे कि अरब सागर से, अरबियन सी से मानसून बन रहा है और अरबियन सी से ये महाराष्ट्र होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड आती है, झारखंड में वर्षा होती है। तो झारखंड में ज्यादातर वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, चलिए चलिए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है बताएंगे? हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? अच्छा, सभी को पता होना चाहिए, हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखना है, इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। चलिए कलर चेंज करते हैं पेन का। 98 मीटर जो है वो हुंड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई है। रांची में ये स्थित है और सोनरेखा नदी पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी पर? सोनरेखा नदी पर। ठीक है, अच्छा आप में से कोई गया है क्या हुंड्रू वाटरफॉल घूमने के लिए? ये आप देख सकते हैं हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है, झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अच्छा, झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है तो सर झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? लोढ़ा घाघ, उसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसे आज के टाइम पे आईआईटी आईएसएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईआईटी आईएसएम। ठीक है, स्थापना की गई थी 1926 में। कब? 9 दिसंबर 1926 में। आईआईटी का दर्जा कब मिला? 2016 में। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? आईआईटी आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी। जब 1926 में इसकी स्थापना की गई थी तो ये केवल आईएसएम था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है ये कि जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो इरविन के द्वारा, ठीक है, इरविन के द्वारा। लॉर्ड वॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में टाइपिस्ट को बोल देंगे लॉर्ड वॉर्ड ना लगाए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इरविन के द्वारा जो है वो आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वॉर्ड नहीं लगाना है, अगर लॉर्ड लगाना है तो लगाइए ना, लॉर्ड भगत सिंह, लॉर्ड जो है वो सुखदेव, लॉर्ड राजगुरु, ठीक है, लॉर्ड सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड स्वामी विवेकानंद जी, इनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर लॉर्ड लगाइए। इनके नाम के ऊपर लॉर्ड वॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल नाम है कर्जन, माउंटबेटन, होर्डिंग और इरविन। तो इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। ये आईआईटी आईएसएम आप देख पा रहे हैं धनबाद में स्थित है, इसके बारे में बताया गया। ये आप टकला को इरविन देख सकते हैं, ठीक है, आगे से टकला हो चुका है। हालांकि मेरा भी कैटेगरी कुछ इसी की तरह होने जा रहा है। इतना टेंशन हो गया है कि बाल झड़ रहे हैं। आदिवासी हेयर ऑयल लगाना पड़ेगा, बहुत सुन रहे हैं। अच्छा, आप में से किसी ने आदिवासी हेयर ऑयल यूज किया है क्या? पूरा मतलब क्या, अगर बात करें यूट्यूब अगर खोलें तो आदिवासी हेयर ऑयल, जो जिस यूट्यूबर को देख रहे हैं प्रमोशन में लगा हुआ है आदिवासी हेयर ऑयल का। पता नहीं रियल है फेक है, लगाने के बाद और बाल ना झड़ जाए। ठीक है, तो अगर किसी ने आदिवासी हेयर ऑयल यूज किया है तो अपना रिव्यू यहाँ पे दें, अपना फीडबैक यहाँ पे दें कि हाँ सर अच्छा है, बुरा है, कैसा है, एक बार आप लोग फीडबैक बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? बताएंगे। झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो किसान है उनकी ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? क्या होगा सही आंसर? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
और रिसेंटली हम लोग 1-2 दिन के अंदर में ही इस करंट अफेयर को देखे हैं कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा किसानों के ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है, सुबह 5 बजे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको यह भी याद रखना है, कृषि मंत्री कौन है हमारे? दीपिका सिंह पांडे। ये आप दीपिका सिंह पांडे को देख रहे हैं, ये हमारे झारखंड की कृषि मंत्री हैं। बादल पत्रलेख नहीं है, अपडेट करें अपने आप को। बादल पत्रलेख झारखंड के कृषि मंत्री नहीं हैं बाबू। चलिए, झारखंड आदिवासी महोत्सव को की शुरुआत कब किया गया था बताएंगे? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड आदिवासी महोत्सव, देखिए ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त को ही झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड आदिवासी महोत्सव 9 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट को सेवा को शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट्सएप चैटबॉट, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में भी आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप चैटबॉट की अगर बात करें तो व्हाट्सएप चैटबॉट की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, रांची नगर निगम के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट को शुरू किया गया। क्यों किया गया है सर? रांची नगर निगम के द्वारा शिकायतें दर्ज करवाने के लिए। अगर आप रांची में रहते हैं और आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसका शिकायत आपको रांची नगर निगम में दर्ज करवाना है, तो आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप में शिकायतों को दर्ज करवा पाएंगे। इसके लिए रांची नगर निगम ने चैटबॉट जो है वो शुरू किया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कौन मिस झारखंड यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता की विजेता बनी है बताएंगे? मिस झारखंड यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा शताक्षी किरण। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा ये शताक्षी किरण है। ठीक है, यही झारखंड मिस झारखंड यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। ठीक है, हाल ही में झारखंड का नया अकाउंटेंट जनरल किसे बनाया गया है बताएंगे? झारखंड का एजी कौन बने हैं? अकाउंटेंट जनरल। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो क्लास लेते हैं सुबह 5 बजे उनको पता होगा। सही आंसर हो जाए इंदु अग्रवाल, सभी को पता है इंदु अग्रवाल। ये है इंदु अग्रवाल और ये झारखंड के नए अकाउंटेंट जनरल बने हैं, एजी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था बताएंगे? राष्ट्रपति शासन झारखंड में पहली बार कब लगा था? प्रेसिडेंट रूल झारखंड में पहली बार कब लगा था? क्या होगा सही आंसर? प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2008 में। देखिए झारखंड में टोटल 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, 2008, 2010 है शायद, और 2013, ये 9 है शायद, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2008, 2010 और 2013। ठीक है, याद रखना है झारखंड में 3 बार। आप देखेंगे यहां पे 2009, 2010, 2013। अच्छा वो 9 है ना, ये 9 है। ठीक है, याद रखना है 2009, 2010, 2013 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा है? 2009 में, दूसरी बार 2010 में, तीसरी बार 2013 में, कुल कितनी बार लगा है? 3 बार। ठीक है, चलिए भारत में झारखंड को किस राज्य के रूप में जाना जाता है बताएंगे? भारत के कितनेवें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई थी? 15 नवंबर 2000 में झारखंड की जो स्थापना है वो किया गया था। झारखंड के
28वें राज्य के रूप में। ऑप्शन ए, झारखंड के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, जब झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय भारत में 27 राज्य थे और झारखंड की स्थापना हुई भारत के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। अभी आपको बताया गया कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई भारत के 28वें राज्य के रूप में। इस दिन किसका जन्मदिन है बताएंगे? 15 नवंबर को किसका जन्मदिन है, किसकी जयंती मनाई जाती है, बताएंगे? तो 15 नवंबर सभी को पता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए, ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? झारखंड राजभवन, अच्छा राजभवन ये तो झारखंड विधानसभा है। राजभवन की तस्वीर दी है क्या? राजभवन की तस्वीर नहीं दी है। राजभवन का मतलब है गवर्नर हाउस। भारत झारखंड के जो राज्यपाल का घर है उसे राजभवन कहते हैं। ये यहाँ पे तस्वीर दे दिया गया है विधानसभा का, लेकिन ये राजभवन नहीं है, ये झारखंड विधानसभा है। ठीक है, राजभवन यानी गवर्नर हाउस को राजभवन कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए, गवर्नर हाउस। तो झारखंड के गवर्नर हाउस के आर्किटेक्ट कौन थे बताएंगे? सही आंसर क्या होगा? झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तस्वीर पे ना जाएं, तस्वीर दिया हुआ है विधानसभा का। ठीक है, तो जो टाइपिस्ट है उसको बोलना पड़ेगा कि विधानसभा का फोटो दे दिया है, पूछा गया है राजभवन के बारे में। बच्चों को पैसा पता कैसे चलेगा कि राजभवन कौन सा है? ठीक है, तो बात करेंगे राजभवन की। सदलो ब्लेयर्ड याद रखना है। ऑप्शन ए, झारखंड राजभवन के यानी गवर्नर हाउस के आर्किटेक्ट कौन है? तो सदलो ब्लेयर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बताएंगे 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे, आपका स्कोर क्या है बताएंगे? सभी लोग बताएंगे 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। चलिए, तो आई होप सो कि आपने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे और आपकी तैयारी जो है जबरदस्त होगी। फिलहाल इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।